रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से जितनी नेचुरल गैस उत्पादन का वादा किया था उतनी गैस का उत्पादन नहीं करने के लिए सरकार ने इन दोनों से करीब 30 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है। रिपोर्ट ये है कि इन दोनों कंपनियों के मिसमैनेजमेंट की वजह से कृष्णा गोदावरी बेसिन के D1 और D3 ब्लॉक से नेचुरल गैस भंडार नष्ट हो गए हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है और कितनी बड़ी ये पेनल्टी है? ये बड़ा सनसनीखेज मामला है और इसमें शायद आने वाले दिनों में अगर सरकार कोई दखल नहीं देगी तो ये बड़ा झटका है। इस कहानी को समझना जरूरी है क्योंकि काफ़ी पुराना विवाद है जो सरकार और रिलायंस के बीच में चल रहा है। रिलायंस को आंध्र प्रदेश के तट पे कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस के ब्लॉक दिए गए थे और ये कहा गया था कि रिलायंस वहाँ 30 से 35 36 अलग अलग वेल ड्रिल करेगी क्योंकि वहाँ जो रिजर्व है वो रिजर्व काफ़ी हाई प्रेशर का था और उसमें अलग अलग जगह ड्रिल बनाकर उससे गैस ऊपर लाई जानी थी। जब ये काम शुरू हुआ और रिलायंस वहाँ पहुंची तो रिलायंस को लगा कि ये बहुत महंगा है सौदा है और उतना निवेश करने के बाद यहाँ से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो रिलायंस ने अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बीपी को बेच दी और बीपी से वो पैसा ले लिया। सरकार का कहना यह है कि रिलायंस ने डील बीपी को करके हिस्सा तो दे दिया लेकिन हमको उतनी गैस नहीं मिली और उतने कुएं नहीं खोदे गए। कम कुएं खोदे जाने का नतीजा ये हुआ कि वो पूरा का पूरा गैस फील्ड ही बैठ गया, तो पूरा का पूरा गैस नीचे चला गया, ऐसा माना जा रहा है नेचुरल गैस, और इसका बड़ा पोटेंशियल लॉस भारतीय अर्थव्यवस्था को गैस की आपूर्ति के तौर पर हुआ है। भारत नेचुरल गैस के दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से है और अभी फिलहाल में कोविड के दिनों के दौरान भारत में नेचुरल गैस के इंपोर्ट में चुनौती भी आई थी। तो ये मामला ट्रिब्यूनल की तरफ से आया। ट्रिब्यूनल ने $30 बिलियन की वसूली का आदेश दिया। अगले 2-3 महीनों में इस पर फाइनल ऑर्डर आएगा, तब पता चलेगा। रिलायंस और बीपी का यह कहना है कि जब हमने सर्वे किया था उस वक्त तो हमको लग रहा था कि हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जब बाद में हम व्यवहारिक रूप से अंदर गए तो हमें पता चला कि उतनी आसान ऑयल फील्ड गैस फील्ड नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स गैस फील्ड है और इसलिए हमें इसको संभालने में दिक्कत हुई। तो ये बड़ा मामला है जो अगले 2-3 महीनों में उभर कर सामने आएगा कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट इसको मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन ये जद्दोजहद इस बेसिन को लेकर शुरू हो गई है, पर ट्रिब्यूनल ने एक तरह से रास्ता खोल दिया है कि इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए। 2025 में कंपनियों की तरफ से आने वाले राइट इशू का 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। साल भर में 42 कंपनियों ने राइट इशू के जरिए 43,906 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो 1997 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 19 कंपनियां राइट इशू लेकर आई थी। हालांकि दूसरी तरफ कंपनियों के QIP की संख्या देखें तो 2025 में उसमें गिरावट देखने को मिली है। सर, राइट इशू में इतनी तेज बढ़त की क्या वजह है? आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं शुभ 2025 में 42 कंपनियों ने राइट इशू से 43,000 करोड़ रुपए जुटाए। पिछले साल से करीब 19 इशू थे जो अब 42 हो गए। 1997 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर है और राशि के हिसाब से तीसरा सबसे अच्छा साल है अगर पिछले दशकों में माने। QIP कम हुए, कंपनियों ने QIP से कम पैसा कमाया, काफ़ी कम हो गया। 2024 में 3-6 लाख करोड़ थे और अब 71,000 करोड़ रह गए। QIP में 55% कंपनियां अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं, जिस वजह से हमें राइट्स इशू ज़्यादा दिखाई दिए। चूंकि सेबी ने अपना फ्रेमवर्क बदला था, राइट इशू के अप्रूवल 23 दिनों में पूरे हो जाते हैं। ड्राफ्ट लेटर फाइलिंग की शर्त खत्म कर दी गई। कई मामलों में मर्चेंट बैंकर्स जरूरी नहीं थे। लागत भी कम हुई, परेशानी भी कम हुई। राइट्स को नए निवेशकों के पक्ष में देने का आसान हो गया। प्रमोटर सपोर्ट से कैपिटल बनने लगी, बोर्ड से जल्दी अप्रूवल मिलने लगे। इस वजह से राइट्स इशू ज़्यादा लाए गए और कंपनियों ने अपने भरोसे पर, अपने पुराने शेयरधारकों पर भरोसा करते हुए इक्विटी कैपिटल जुटाने की कोशिश की। ये बड़ा शिफ्ट है जो QIP से राइट इशू की तरफ जाता दिख रहा है। सर, QIP कम होने की वजह कैसे समझी जाए? ये यहाँ कंपनियों, इसका क्या मतलब है कंपनियों के लिए? बाजार गिरावट पर है। जैसे हमने बताया कि 60% से ज़्यादा स्टॉक्स तो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, जो हम लोगों ने चर्चा में किया था। स्मॉल कैप और मिड कैप जहां QIP सबसे ज़्यादा आते थे, वहां वो उनके लिए तो ये साल बेहद खराब रहा। दोनों इंडेक्स बुरी तरह टूटे रहे। तो यहाँ पर QIP लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ग्राहक भी नहीं मिल रहे थे और रिटर्न्स भी अच्छे नहीं थे। तो डील क्लियर करना मुश्किल होता था क्योंकि गिरती कीमत में QIP का प्राइसिंग फार्मूला फंस जाता है, वो ऐतिहासिक औसत पर चलता है, तो इसलिए रिटर्न नहीं होते हैं। और IPO की तरह वहाँ QIP में कोई रेफरेंस प्राइस नहीं होता है। तो कंपनियों और निवेशकों के लिए ने समझा कि QIP की अनुपस्थिति में राइट इशू एक ऐसा मार्केट है जो थोड़ा स्टेबल है और भरोसा है, कंपनी की साख है। स्टॉक अपने ही जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं को राइट्स इशू देने हैं। इसलिए कंपनियों ने इसका इस्तेमाल किया। इसको कर्ज कम करने का अच्छा तरीका माना गया। कई कंपनियों ने राइट इशू से अपने डेट को कम किया। और दूसरा, खास तौर पर इससे प्रमोटर्स का कमिटमेंट दिखता है। प्रमोटर्स का राइट इशू जब देते हैं तो उनकी अपनी वचनबद्धता कंपनी को लेकर दिखाई देती।
इसलिए हमने ये बदलाव देखा बाजार में।